आपको बता दें, जिले की बहाली को लेकर सीकर बंद है। सुबह से ही सीकर के बाजार पूरी तरह से बंद है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की बहाली की मांग की जा रही है। बार एसोसिएशन के आह्वान पर सीकर बंद है। आक्रोश रैली के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। करीब 3 दर्जन संगठन सहित कई पार्टियों का बंद को समर्थन मिला है। बार एसोसिएशन का 100 दिनों से यह धरना देखने को मिल रहा है। जरूरी सेवाएं बंद से बाहर एहतियातन जिले भर में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सीकर बंद का आह्वान किया गया है। सुबह से ही बाजार पूरी तरीके से बंद है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की बहाली की मांग की जा रही है। बार एसोसिएशन के आह्वान पर सीकर बंद देखने को मिल रहा है। आक्रोश रैली यहां पर निकाली गई है। करीब 3 दर्जन जो संगठन हैं उनकी तरफ से बंद को समर्थन दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सीकर से हमारे साथ संवाददाता जगदेव जुड़ गए हैं लाइव। जगदेव, आपसे जानना चाहेंगे सीकर बंद को लेकर जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ कारण है बंद के पीछे और किस तरीके से इसे समर्थन मिल रहा है? जी शिवानी, बताना चाहूंगा, आज जो है सीकर बंद का जो आह्वान किया गया है वो सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाली की मांग को लेकर के किया गया है। आपको बता जी, राजस्थान में 3 संभाग और 17 जिलों की घोषणा की थी। इसके बाद में जो वर्तमान भाजपा सरकार जब आई, भजनलाल की सरकार, तो उन्होंने जो है सीकर संभाग सहित नीमका थाना जिले को जो है बर्खास्त किया था, खत्म किया था। उसके बाद से ही लगातार सीकर जिले में विरोध बढ़ता जा रहा है और लगातार सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाली की मांग की जा रही है। इसी को लेकर हम बता दें कि लगातार जो है भी चल रहा था। इसको लेकर आप बता दूं, आज सीकर बंद किया गया है और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ आज सड़कों पर उतरे और अपनी मांग को लेकर के जो है लगातार यहाँ बने हुए। हमारे साथ अभिभाषक संघ के उनसे भी हम जानेंगे अब किस मांग को लेकर के आज ये रैली और सीकर बंद किया गया है। आपको मालूम है कि हमें आगे ट्रीटमेंट के लिए संभाग और के लिए हमने दे रखा है। सरकार को बार बार हमने सरकार है तो हमारे वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं। उसने आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ बैठ के सकारात्मक बात करेंगे, लेकिन हमने इस प्रकार से वार्तालाप का इंतजार करने के बावजूद भी सरकार है वो कोई प्रतिज्ञा नहीं ले रही है। हमने हमारी मांग को मनवाने के लिए आज आह्वान किया है और आगे यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो आंदोलन नहीं हो। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती तब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन और भी उग्र होगा। हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी है, कई संगठन से इनका समर्थन है। इसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष है, उनसे भी हम किया गया। जिला हमारा तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बाजार पूरी तरीके से ही सुबह से यहाँ पर बंद हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। नीमका थाना को फिर से जिला बनाए जाने की मांग को लेकर सीकर बार एसोसिएशन संघर्ष समिति अब सड़कों पर उतर आई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीकर से। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की बहाली की मांग की जा रही है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान वन विभाग पर हमला हुआ है। कोटपुतली के प्रागपुरा में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। 3 से 4 पुरुष और महिलाओं पर धमकाने का आरोप है। ST/SC एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई है। सरकारी वाहन पर हमले का आरोप है। चालक हरिराम मीणा पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप है। सभी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। 5 लोगों पर प्रागपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बढ़िया ढाली इलाके की यह घटना है। कोटपुतली से यह बड़ी खबर। 5 लोगों पर प्रागपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले को लेकर
बढ़िया वाली ढाड़ी इलाके की यह घटना कोटपुतली के प्रागपुरा में अवैध खनन पर कार्रवाई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 से 4 पुरुष और महिलाओं पर धमकाने का आरोप है। SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई है। सरकारी वाहन पर हमले का आरोप है। मामले में लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। 5 लोगों पर प्रागपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रागपुरा में अवैध खनन पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। चालक हरिराम मीणा पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप है। सभी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, जिस तरीके से वन विभाग पर हमला हुआ है, अवैध खनन पर जो कार्रवाई हो रही थी, पूरे मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि प्रागपुरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। वन विभाग के कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन जो वन कर्मी है उन्होंने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अभी मामले के अंदर 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। ये जो पूरी घटना है ये बुचारा वन क्षेत्र के अंदर आने वाली बढ़िया वाली ढाणी के अंदर हुई। जानकारी के अनुसार जो वन विभाग की वनपाल है शेर सिंह, वो सुबह सुबह वहां जा रहे थे। उसी दौरान उनको सूचना लगी कि 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और एक JCB की मदद से अवैध खनन किया जा रहा है। इस दौरान जो कर्मचारी थे उन्होंने तुरंत ही अपने स्टाफ को सूचना दी और इस दौरान जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने खनन के जो मशीनें हैं उनको रुकवाने की कोशिश किया तो सभी जो चालक वाहन चालक है वो वाहन छोड़कर भाग गए। उसके बाद आरोपियों ने जो सबूत है वो मिटाने की भी कोशिश की। इसके बाद में वन विभाग के जो उच्च अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जैसे ही जो टीम है वो वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग कर रही थी तभी एक घर से कुछ युवक बाहर आए, साथ ही कुछ महिलाएं भी बाहर आई और टीम को धमकाने लगी। जैसा कि पूरी वीडियो में दिख रहा है कि जो आरोपी है वो वन कर्मियों को डराते धमकाते दिख रहे हैं। साथ ही एक महिला कपड़े फाड़ने की भी धमकी वन कर्मियों को दे रही है। जो रेंजर है सतपाल ढिलान, उन्होंने जानकारी दी है कि जब हम वहां गए तो उन पर जानलेवा हमला भी किया गया, साथ ही ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। जो वन कर्मी है उन्होंने किसी तरीके से भागकर जान बचाई है और फिर मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, इंतजार करना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे में मृत पायल खटीक का शव गोगुंदा पहुंचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोगुंदा कस्बे में शोक की लहर छाई है। बुधवार शाम DNA जांच के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया था। आज गोगुंदा में ही अंतिम संस्कार होगा। ग्रामीण भी पहुंचे हैं शोक संतप्त परिवार के पास। 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायल की जान चली गई थी। पायल अपनी MBBS की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रही थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उदयपुर से। पायल का पार्थिव शरीर आज गोगुंदा पहुंचेगा। यहां पर अंतिम संस्कार होगा। MBBS की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रही थी पायल। विमान हादसे में पायल की जान चली गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। कस्बे में शोक की लहर छाई हुई है। DNA जांच के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। आज गोगुंदा में ही अंतिम संस्कार होगा। उदयपुर से ये बड़ी खबर। MBBS की पढ़ाई करने जा रही थी पायल। विमान हादसे में पायल की मृत्यु हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। DNA जांच के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कस्बे में शोक की लहर है। हर किसी की आंखें नम हैं और परिजन और श्रीगंगानगर से खबर आपको बता दें, गंगनहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। मौजूद लोगों में बच्चे, महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि जब मांगे नहीं मानी गई तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का ये कहना है कि फसलें
की बिजाई हो चुकी थी, लेकिन निर्धारित 2500 क्यूसेक पानी की मांग को नजरअंदाज किया गया है। प्रशासन ने न तो बातचीत की है, न ही समाधान का कोई प्रयास किया है। जब तक किसानों को उनका पूरा हक नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि गंग नहर श्रीगंगानगर की जीवन रेखा है। नहरों में पानी नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं। बीबीएमबी के अनुसार राजस्थान के हिस्से 2500 क्यूसेक पानी तय है, लेकिन 45 आरडी पर 1000 क्यूसेक से भी कम पानी पहुंच रहा है। खंकाहेड़ तक ये घटकर 400 से 700 तक पहुंच रहा है। ये गंभीर स्थिति है, सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जून में 2500 क्यूसेक पानी तय होने के बावजूद पंजाब सिर्फ 700 से 800 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है। ये भेदभाव है। और जालौर में एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर हुआ है। बच्चों को एक्सपायरी पोषाहार खिलाने की खबर उजागर होने के बाद सप्लायर कंपनी ने एक्सपायर्ड सामान वापस लेकर नया पोषाहार उपलब्ध कराने का फैसला किया है। एनडीटीवी राजस्थान से सबसे पहले खबर दिखाई गई थी कि जालौर के आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर संकट पैदा हो सकता था। ये खुलासा तब हुआ जब एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची और पोषाहार पैकेट की जांच की। जालौर ब्लॉक के साथ गांव के कई केंद्रों पर एक्सपायरी डेट का पोषाहार पाया गया। कई केंद्रों पर जनवरी, फरवरी, मार्च में ही एक्सपायर हो चुके पोषाहार के पैकेट पाए गए थे। एनडीटीवी की टीम ने इस बात का भी खुलासा किया कि कुछ कुछ पोषाहार पैकेट्स पर रेड मार्कर पेन से डेट बदलने का प्रयास किया गया था। तो एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अब इस पर संज्ञान लिया गया है। आपको बता दें कि एक्सपायरी पोषाहार को लेकर अब एक्शन लिया गया है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, नकली खाद बीज बेचने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फिर संकेत दिए हैं। नकली बीज और खाद को लेकर पुष्कर में बड़ा बयान दिया। किसानों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से एक बार फिर ये संकेत दिया गया है किसानों के साथ नाइंसाफी को लेकर। उन्होंने कहा कि नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, कृषि मंत्री लगातार नकली खाद बीजों को लेकर एक्शन मोड में है। इससे पहले भी हमने देखा कई जगहों पर छापेमारी हुई है। अब आगे जो संकेत कृषि मंत्री की ओर से दिया गया है, किसानों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी, किस तरीके की रणनीति अब आगे बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हो या राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हो, तमाम मंत्रियों ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि किसी प्रकार से किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। चाहे वो खाद की बात हो, बीज की बात हो, हर एक चीज पर मंत्री नजर बनाए हुए हैं। और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कल अल्प समय के लिए पुष्कर के बांसेली स्थित एक नर्सरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नर्सरी का निरीक्षण किया और तमाम लोगों को मैसेज दिया कि जल संरक्षण करें और खाद बीज की कोई भी नकली होने की शिकायत मिले तुरंत व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और राजस्थान सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, कृषि विभाग के जो ऑफिसर हैं, उनको सूचना दें। ऐसे में जब किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दिनों पहले अजमेर के किशनगढ़ में नकली खाद फैक्ट्रियों पर छापा मारा था, उसके बाद से तमाम एजेंसियां सतर्क हो गई है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस गोरख धंधे में अगर कोई सरकारी अधिकारी, विभाग का सरकारी अधिकारी भी शामिल हुआ तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी, तमाम मंत्री किसानों को यह संदेश पहुंचा रहे हैं कि अब उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको इंसाफ मिलेगा और जितना पुरानी नकली खादों से उनको नुकसान हुआ है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है और किस किस फैक्ट्री से, किस किस दुकानों से नकली खाद और बीज खरीदे गए थे उनकी भी पहचान की जा रही है। कल भी अजमेर के किशनगढ़ में नकली बीज और खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया था। केंद्र सरकार के कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी और शिवराज चौधरी के निर्देशन में 12 टीमों का गठन किया गया है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर इसी तरीके का निरीक्षण कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि
राजस्थान सरकार के मंत्री हों या भारत सरकार के मंत्री हों, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अब किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उनको उनके जो मेहनताना है, उनकी जो खून पसीने की कमाई है, वो उन तक पहुंचे, ये उनका आगे का जो है वो टारगेट है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये कार्यवाहियां लगातार हो रही हैं, इसको लेकर संकेत भी कृषि मंत्री ने दिया है। आपसे ये जानना चाहेंगे, अजमेर में किन किन जगहों को चिन्हित किया गया है, किन किन जगहों पर आगे कार्यवाहियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए भागीरथ चौधरी जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, उनसे कल एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 12 टीमों का गठन किया गया है और अजमेर संभाग में 7 टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रही है। कल किशनगढ़ के एक खाद बीज की दुकान पर जो केंद्र सरकार द्वारा टीम बनाई गई है, उनकी एक टीम किशनगढ़ में थी और यहाँ पर खाद और बीज की दुकान का यहाँ पर निरीक्षण किया और वहां से सैंपल उठाए गए हैं और अब जो सैंपल लिए गए हैं उनको जांच के लिए जो कि टीम जांच के लिए लैब भेजा जाएगा और वहां से जो स्थिति आएगी, जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्टाफ की कमी झेल रहे जैसलमेर जिले को सरकार ने यूटीबी पर नए 9 पशु चिकित्सा अधिकारी और 70 पशुधन सहायक दिए हैं। चिकित्सकों और स्टाफ के अभाव में जिन पशु चिकित्सा केंद्रों पर ताले लटके थे, वो अब एक बार फिर से सुचारू हो पाएंगे। साथ ही पशुपालकों को कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। पशुपालन विभाग जैसलमेर के ज्वाइंट डायरेक्टर ने इसको लेकर जानकारी दी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत को रेजिडेंट डॉक्टरों और परिजनों का धरना, इसको लेकर लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करेंगे, काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल यादव ने बताया कि डॉक्टर राकेश के सुसाइड मामले को लेकर अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और ये चुप्पी केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम का भी विश्वास तोड़ती है। इसी उदासीनता को लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। 13 जून को रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की सल्फास की गोली उन्होंने खा ली थी। राकेश की 14 जून को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई थी। विभाग के एचओडी पर प्रताड़ित करने का आरोप है। खुदकुशी के बाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स और परिजनों का धरना लगातार जारी है। परिजन 5वें दिन भी एसएमएस मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। मृतक के परिजन प्रताड़ित करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई करने की लगातार मांग उठा रहे हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की सल्फास की गोली खाने से मौत हुई थी, इसको लेकर आक्रोश परिजनों में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। धरने पर बैठे परिजन सीनियर डॉक्टर राजकुमार राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े हुए हैं। साथ में राकेश बिश्नोई की पत्नी को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले में मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर सुसाइड मामले में अब लगातार जो है ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कार्य का बहिष्कार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर परिजन है, एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसकी मोर्ची रूम के बाहर जो है सड़क पे पिछले 4 दिन से अधिक समय हो चुका है और यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। उन परिजनों से भी बातचीत करूँगा और यहाँ पर जो तमाम जो लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या वजह है जिसकी वजह से जो है सरकार के नुमाइंदे हैं इनसे बातचीत करने को नहीं आ रहे। लगातार आरोप लगाया जा रहा है इनके द्वारा कि जो ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो इसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। इसी को लेकर ये पिछले 4 दिन से अधिक समय हो चुका है, इस पे धरने पर बैठे हुए। सर देखिए, जो मेरा छोटा भाई था डॉक्टर राकेश बिश्नोई, वो खुद रेजिडेंट एसोसिएशन का मेंबर था, तो वो उनके भी परिवार का सदस्य था। तो सर जो मेरा छोटा भाई है डॉक्टर राकेश बिश्नोई, उसने 13 तारीख की सुबह 10 साढ़े 10 बजे सल्फास की गोलियां खा ली थी और उसको जब वहीं के अस्पताल में इमरजेंसी में जब इलाज के लिए ले जाया गया था, तो वहाँ उसने पुलिस और अस्पताल प्रशासन के सामने जब उसको पूछा गया कि गोलियां क्यों खाई, तो उसने कहा कि जो एक यहाँ का डिपार्टमेंट हेड है डॉक्टर राजकुमार राठौड़, वो मुझे हरेसमेंट कर रहा था और इस कदर हरेसमेंट कर रहा था कि मैं ये गोलियाँ खा रहा हूँ और मुझे ये गोलियाँ खानी पड़ी। तो
सीधी सी बात है कि वो आरोपी है। उसने जिसकी 2 महीने बाद एक डिग्री पूरी होने वाली थी, पीजी की डिग्री, उस आदमी को इतना परेशान किया कि उसको जान देनी पड़ी। तो उस आदमी को गिरफ्तार होना चाहिए, और जब वो गिरफ्तार होगा तभी हम यहाँ से उठेंगे। ये जो मेरे भाई के साथ इन्होंने कुकृत्य किया है, इसका न्याय हम लेकर रहेंगे। ये अधिकार है हमारा। जब तक ये डॉक्टर की ड्रेस में जो राक्षस है ना, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, और जो उसकी विधवा पत्नी है उसको सरकारी रोजगार, मुआवजा, और आइंदा साथ ये रेजिडेंट्स के साथ भविष्य में कोई कार्रवाई ना हो, ये होगा तभी हम यहाँ से उठेंगे। और पिछले 60-70 घंटे हो गए, आप देख लो, मोर्चरी में डेड बॉडी रखी हुई है, घर पे माँ और परिवार पूरा भूखा है, फिर भी ये देख लो कंडीशन आप। और उसको वहाँ से इन्होंने दौड़ा के मारने वाली हत्या मैं मानता हूँ। और यहाँ जब आया था मैं उसके साथ ही था। क्या वजह रही, क्योंकि जयपुर के अंदर उनको रेफर किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जोधपुर में भी कई बड़े अस्पताल, चाहे एम्स हो, चाहे MM माथुर हॉस्पिटल हो। उनको मारना था बस, उनका मकसद एक ही था कि वो हत्या करना था। ये हत्या मतलब इस तरीके से की गई जो पूछो मत आप। 3 घंटे तो उसको ऐसे ही रख लिया कैन्यूला लगा के, और वहाँ सब कुछ मशीन थी, फिर एक सिंगल एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया। अगर एम्बुलेंस का रास्ते में परिवार के कोई लोग नहीं, परिवार के एक मेरे मामा जी थे वहाँ पुलिस में थे, वो थे, सिंगल एम्बुलेंस में डाल के दिया। बाय द वे रास्ते में टायर फूट गया, तो फिर उन्होंने तो बोला ना कि वहाँ बच जाएगा, टायर फूट गया तो कैसे चेंज कर लेंगे वो। ये उनको तो मारना था बस, उसका मेन टारगेट था मारना उनको। 4 दिन से अधिक समय हो चुका है, और इसी तरीके से जो है ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं यहाँ पर बैठे हैं, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं राकेश बिश्नोई, उन्हें जो है तुरंत प्रभाव से न्याय मिलना चाहिए, और जो भी दोषी इसके अंदर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, और साथ ही उनकी जो पत्नी हैं उन्हें आर्थिक तौर पे और सरकारी नौकरी है वो दी जानी चाहिए। इन मांगों के साथ ये धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर सरकार के द्वारा इन मांगों की सुनवाई नहीं की जाती है, पूरा नहीं किया जाता है, तो ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो उग्र आंदोलन के तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। बीकानेर से खबर आपको बता दें, तंत्र मंत्र से रकम दुगना करने का मामला सामने आया है। तेलंगाना से तांत्रिक बी शिवा गिरफ्तार हुआ है। बी शिवा का 2 साथी यूपी से गिरफ्तार हुए हैं, और तंत्र मंत्र के चक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। तांत्रिक पर जहरीला प्रसाद खिलाने का आरोप है, ये बड़ी खबर। तेलंगाना से तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है। तंत्र मंत्र से रकम दुगना करने का ये मामला सामने आया था बीकानेर से, और बी शिवा के 2 साथी यूपी से भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तांत्रिक पर जहरीला प्रसाद खिलाने का आरोप है। तंत्र मंत्र के चक्कर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बी शिवा के 2 साथी यूपी से गिरफ्तार हुए हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता नासिर जुड़ गए हैं। नासिर, तंत्र मंत्र का ये मामला सामने आया है, 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये मामला 5 दिनों पुराना है, जब खाजूवाला में तंत्र मंत्र से रुपए दुगने करने के मामले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। उन्हें जहरीला प्रसाद खिलाया गया था, और प्रसाद खाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। और ये पूरे इलाके में ये मामला बड़ा चर्चा का विषय था। पुलिस लगातार इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और अल्टीमेटली रोजाना जो नई कहानियां सामने आ रही थी, अब उन कहानियों का अंत हो गया है। और जो मुख्य तांत्रिक है बी शिवा, उसे तेलंगाना में पकड़ा गया है। इसके अलावा उसके 2 साथियों को यूपी से अरेस्ट किया गया है, और इससे पहले भी 3 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। आज इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी कि इस पूरे मामले के पीछे कहानी क्या है और असलियत क्या है। जी बिल्कुल ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर आपको बता दें, एसओजी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद हुआ है। करीब 4 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोटों के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी नकली नोट सप्लाई करने का काम करता है। ये बड़ी जानकारी जयपुर ग्रामीण से आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में नकली नोट को बरामद कर लिया गया है। करीब 4 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। उदयपुर से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे डॉन
बनना चाहता था। वो महज 17 साल की उम्र में ही लॉरेंस के जैसा बनने की चाहत रखने वाला था। पुलिस के मुताबिक मनोज ने लॉरेंस के भाई अनमोल से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की थी। सोशल मीडिया के जरिए उसे गैंग से जुड़े कामों के लिए निर्देश मिलते थे। शुरुआती संपर्क के बाद उसे लॉरेंस गैंग की ओर से छोटे मोटे काम जैसे हथियार ले जाने और रेकी करने और संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। 2023 में करनी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच में भी युवक का नाम सामने आया था। जानकारी के मुताबिक जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मनोज साल्वी है। वो लॉरेंस गैंग का गुर्गा था और लॉरेंस से प्रभावित होकर डॉन बनने की चाह में पिछले कई सालों से गैंग से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लॉरेंस गैंग के लिए अलग अलग राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। उसके खिलाफ गुजरात एटीएस में पहले ही शिकायत दर्ज है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इनपुट के आधार पर उसे उदयपुर से धर दबोचा है।